हम लोग बात करने वाले थे सेक्शन 215 पे कि गलतियां अगर हो रही हैं आरोप में तो प्रभाव क्या आएगा। क्योंकि गलती बड़ी स्वाभाविक चीज है, होगी ही। गलती को रोका नहीं जा सकता, और जो चीज रोकी नहीं जा सकती उसकी व्यवस्था करना यही बुद्धिमत्ता है। अगर आप उसकी व्यवस्था ही नहीं कर रहे तो फिर बुद्धिमत्ता काय बात की। तो सेक्शन 215 इसीलिए बनाया गया, और जो अब सेक्शन 239 ये कहलाने लगा है। लेकिन बात ट्रायल कोर्ट यहीं तक सीमित रहे, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई गलतियां होंगी जो विचारण के न्यायालय में पकड़ में ही नहीं आएंगी, या पूरा विचारण कंप्लीट हो जाएगा फिर भी समझ में ही नहीं आएगा कि गलती हो गई। और जब मसला पहुंचेगा कहां, अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति की दशा में, तब पहली बार वहां उठेगी बात कि गलती हो गई थी नीचे, जो पकड़ में ही नहीं आई है। लेकिन गलती का हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, गलती का परिणाम क्या है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिणाम यही हमेशा महत्वपूर्ण है। आप किस माध्यम से कहां तक पहुंचे ये महत्व की बात नहीं है, पहुंचना महत्वपूर्ण है। इसलिए गलती हुई तो फिर देखना पड़ेगा कि गलती किस प्रकार की हुई। एक गलती कही जाएगी लेकिन वो सिर्फ अनियमितता है। आपसे कहा गया था कि बाएं बाएं चलिए, आप बाएं बाएं नहीं चले, दाएं दाएं चले, लेकिन बिना किसी दुर्घटना की मंजिल तक पहुंच गए। तो जो पहुंच ही गए तो अब सिर्फ इस आधार पर कि आपको जिस तरह बताया गया था पहुंचना, उस तरह आप नहीं पहुंचे, आप नहीं पहुंचे हैं, इस प्रकार की घोषणा ये बुद्धिमत्तापूर्ण बात नहीं होगी। लेकिन एक आपसे ये कहा गया था कि दूसरों को धक्का देकर, दूसरों को पीछे, ठीक है, उन्हें इस प्रकार से सुलाकर कि वो कहीं आपसे आगे ना निकल जाए, इस प्रकार की शामक औषधियां जिसे सेडेक्टिव्स बोलते हैं आप, वो सेडेक्टिव्स उन्हें देकर जब वो पीछे रह गए तब आप आगे निकल गए, और इस तरह आपने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। गलती ये भी है लेकिन ये माफ करने योग्य नहीं है। यानी दो प्रकार की गलतियां होती हैं, गलतियां दो प्रकार की हैं। एक गलती है जिसे अनियमितता कहा जाएगा, और एक गलती है जिसे इलीगलिटी कहा जाएगा। तो अगर इर्रेगुलरिटी या अनियमितता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अवैधता है, इलीगलिटी है, तब फिर समस्या है। तो इसी आधार पर गलतियों को बांटा जाता है। लेकिन अगर गलती के सुधार की व्यवस्था बनाई गई है तो इसके कारण से तुम्हें लाइसेंस मिल गया है गलती करने का, यह भी नहीं होता। तो इस सारी पृष्ठभूमि में आप सेक्शन 215 या जो अब 239 कहलाएगा, और जो पूर्व में 464 था सीआरपीसी में, अब कितना हो गया देखना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन 464 के लिए कौन सा आ गया है। तो जो भी 464 कितना 510, तो सेक्शन 510 जो अब वर्तमान में कहा जाएगा, जो पूर्व में 464 था वो, और 215 जो अब वर्तमान में 239 है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको विधायिका की यही नीति समझ में आएगी कि गलती करने का लाइसेंस नहीं है। जब गलती समझ में आ जाए तो सुधार लीजिए, लेकिन अगर बाई चांस गलती इन कंटिन्यूएशन रही और गलती पकड़ में ही नहीं आ सकी और मसला अपील न्यायालय या रिविजनल कोर्ट में पहुंच गया, तो फिर वहां यह देखा जाएगा कि गलती किस कोटि की है,
क्या गलती इस प्रकार की है कि उसके कारण से अभियुक्त पर विपरीत असर कारित हुआ है? और एक निष्पक्ष विचारण देना, यही संपूर्ण विचारण का या संपूर्ण प्रक्रिया को बनाने का उद्देश्य था। और वही उद्देश्य अगर फ्रस्ट्रेट कर गया, यानी अभियुक्त पर विपरीत असर, ऐसा असर कारित हुआ है कि जिससे वस्तुतः न्याय ही नहीं हो पाया, चाहे अभियुक्त पर और चाहे अभियोजन पर। तब तो सेक्शन 464 कहता था कि संपूर्ण विचारण दूषित हो गया है, अब संपूर्ण विचारण दोबारा से करना पड़ेगा। और संपूर्ण विचारण दोबारा से करवाने के लिए 3 विकल्प, ये आपको 464 या 510 जो वर्तमान में है इसमें मिलते हैं। क्या कि अगर किसी आरोप की विरचना होनी चाहिए थी किंतु नहीं हुई, तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट ये उस आरोप की विरचना कर दे और लोअर कोर्ट को इन 2 आदेशों में से कोई आदेश कि वह संपूर्ण विचारण दोबारा करे या फिर सिर्फ उसी आरोप पर दोबारा विचारण करे, इस प्रकार का निर्देश दे दे। और दूसरा शायद वहां विकल्प यह भी मिलता है कोर्ट को कि अगर उसे लगता है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर कोई विचारण होना ही नहीं चाहिए था, यानी आरोप की विरचना होनी नहीं चाहिए थी, वास्तव में तो आरोप की विरचना ही गलत हुई, तो संपूर्ण दोष सिद्धि को खंडित कर दे और बात खत्म हो जाए। लेकिन अगर उसे दिखता है कि नो डाउट आरोप की विरचना नहीं हुई है या आरोप की विरचना में कोई गलती थी, लेकिन इसके बाद भी अभियुक्त पर कोई विपरीत प्रभाव यह कारित नहीं हुआ, अभियुक्त ने अपनी संपूर्ण प्रतिरक्षा ठीक ढंग से की है, तो फिर विचारण न्यायालय में इस तथ्य के होते हुए कि आरोप की विरचना में गलती हो गई थी, न्यायालय इस तथ्य को ओवरलुक कर दे और दोष सिद्धि को या दोष मुक्ति के आदेश को एज सच बना रहने दे। यानी अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट पर जब मामला पहुंच जाएगा तब फिर हमेशा इस बात को देखा जाएगा कि जो गलती हुई उसका प्रभाव क्या आया। अगर उसका प्रभाव इस प्रकार आया है कि वस्तुतः न्याय ही नहीं हो सका, चाहे अभियोजन पक्ष से जो होना चाहिए था वो होता और चाहे अभियुक्त के पक्ष से जो होना चाहिए था वो होता, वस्तुतः न्याय ही नहीं हुआ, अगर यह स्थिति है तो संपूर्ण विचारण चलाया काहे के लिए था? निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए और न्याय को होता हुआ देखने के लिए। जब वो काम ही नहीं हुआ तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, तब तो दोबारा विचारण करना ही पड़ेगा। अब विचारण हम कहां से करें ये एक बात रह गई, तो उसके लिए विकल्प 510 में क्या क्या है आप जरा देखें हैं कि 510 में उन्होंने क्या क्या विकल्प सुझाए हैं कि क्या क्या हो सकता है। कहता है किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि आरोप विरचित नहीं किया गया अथवा इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी, जिसके अंतर्गत आरोपों का कुछ संयोजन, यह भी है, उस दशा में ही अविधिमान्य में समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। यानी फॉर व्हाट वी हैव कंडक्टेड द ट्रायल, वही नहीं हो पाया। हमने विचारण किया था न्याय करने के लिए और वस्तुतः वही नहीं हुआ। जो कुछ हुआ उसे उसके गुणों के आधार पर न्याय का होना कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली न्याय हुआ यह तभी कहा जा सकता है जबकि उस परिस्थिति में जो होना चाहिए था वही होता। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्टिव यह वस्तुगत विश्लेषण जिस बात को कहते हैं, ये वस्तुगत विश्लेषण, विश्लेषण की जिस प्रकृति को कहते हैं, जिस प्रक्रिया को कहते हैं, वो यही है कि हम स्थिति
में विद्यमान गुणों के आधार पर, ठीक है, निष्कर्ष को अभिव्यक्त करते हैं। तो जब हम कह रहे हैं वस्तुतः न्याय ही नहीं हो पाया, इसका मतलब यह है कि उपलब्ध स्थिति का विश्लेषण करने पर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो यह है कि इस परिस्थिति में जो होना चाहिए था, क्योंकि जो होना चाहिए उसी को न्याय का होना यह कहा जाता है। न्याय की डेफिनेशन ही यही है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो होना चाहिए बस वही हो। जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो होना चाहिए जब वो हो जाता है तो हम कहते हैं न्याय हुआ। क्योंकि आपका कहना है कि साक्ष्य से साबित हुआ कि अमुक व्यक्ति ने हत्या की, तो क्या होना चाहिए यह कानून में लिखा है। तो जो होना चाहिए वो अगर हो गया तो न्याय का होना यह कहा जाता है, और जो होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जब नहीं होता तो आप कहते हैं न्याय हुआ। तो न्याय की सिर्फ एक डेफिनेशन होती है। तो जब अपील या पुष्टिकरण न्यायालय की या पुनरीक्षण न्यायालय की राय यह है कि आरोपों में लोप अनियमित था, जिसके अंतर्गत आरोपों का कुछ संयोजन भी है। आरोपों का कुछ संयोजन, इस शब्द का अर्थ हम तब समझेंगे जब 219, 220, 221 तो नहीं, उसकी जगह पर 223 कर लें जब इन सेक्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि यहां आरोपों के संयोजन किन किन दशाओं में किए जा सकेंगे यह लिखा है। और जब उन दशाओं के सिवाय किसी अन्य दशा में आरोपों का संयोजन किया जाएगा तो उस संयोजन को हम क्या बोलेंगे? आरोपों का कुछ संयोजन। क्योंकि उस दशा में आरोप संयोजित हो ही नहीं सकते थे और आरोप संयोजित कर दिए गए, तो उस संयोजन को हम संयोजन नहीं कह सकते। पुत्र जैसा होना चाहिए यदि वैसा नहीं है तो कौन है? कुपुत्र। सुपुत्र की डेफिनेशन ही है ये, पुत्र जैसा होना चाहिए वैसा सुपुत्र, और जैसा नहीं होना चाहिए वैसा है तो कुपुत्र। हालांकि हमारे हिसाब से तो सुपुत्र होता ही नहीं, हमारे हिसाब से तो पुत्र होता है और कुपुत्र होता है। क्योंकि पुत्र होता ही नहीं है, पुत्र इतना दुर्लभ हो गया कि आपने पुत्र का होना एक दुर्लभ घटना मानते हुए उसे सुपुत्र की, ठीक है, संज्ञा दे दी। अदरवाइज तो पुत्र होना चाहिए। कुपुत्र कहां से आ गया? या तो पुत्र हो या कुपुत्र हो, लेकिन पुत्र का होना इतनी दुर्लभ घटना है कि आज की तिथि पर पुत्र ढूंढने से नहीं मिल रहा। तो यदि भाग्यवश किसी के यहां पुत्र है तो हमने उसे सुपुत्र कहना शुरू कर दिया, अदरवाइज तो पुत्र ही होता है। तो वही बात है कि संयोजन या कुछ संयोजन, क्योंकि विचारों से ना हमको नुकसान होता है ना कोई फायदा, इसलिए उनमें इंप्योरिटी ये बहुत कम होती है। क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे अपने लाभ को सुनिश्चित कर लेना ही आपका परम उद्देश्य है। अपने लाभ को छोड़कर आप कभी कुछ देखते नहीं, और जहां आपको नुकसान होने की और लाभ होने की दोनों संभावनाएं नहीं है, वहां आप ज्यादा घालमेल नहीं करते। तो भाषा के साथ उतना घालमेल नहीं हुआ। आप जहां भाषा विचारों के बारे में बात करती है तो संयोजन और कुछ संयोजन दो ही चीजें हैं, सुसंयोजन नहीं कहा। यहां सुशब्द की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि इस परिस्थिति में तुम्हें कोई नुकसान हो रहा था ना फायदा, तो तुमने सुसंयोजन कहने की कोई आवश्यकता समझी नहीं। संयोजन और कुछ संयोजन दो ही बातें। संयोजन जब विधि अनुमित करती हो और आप आरोपों का संयोजन कर दें तो संयोजन है, और जो अनुमित न करती हो और आप संयोजन कर दें तो कुछ संयोजन है। संयोजन अनुमित कब करती है देखेंगे। 218 में भी अनुमित करेगी, 219 में भी अनुमित करेगी, 220 में भी अनुमित करेगी और 223 में भी अनुमित करेगी, शेष में अनुमित नहीं करेगी।
218 में भी करेगी, वहां भी करेगी, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन में वहां सामान्य नियम यह होगा कि संयोजन नहीं होगा। हां, इनकेस संयोजन हो पाएगा तो कुछ भी हो, आरोपों का कुछ संयोजन हुआ हो, आरोप विरचना का लोप हुआ हो, आरोप की विरचना में अनियमितता हो, आरोप की विरचना में गलती हुई हो, कुछ भी हुआ हो, अगर उससे उसके होने में कोई बाधा नहीं पड़ी है जिसे उस स्थिति में होना चाहिए था, अर्थात वस्तुतः न्याय होने में कोई बाधा नहीं पड़ी है, तो फिर यह गलती इर्रेगुलरिटी की श्रेणी की है, अनियमितता की श्रेणी की है। ये ऐसा ही है कि आपसे कहा गया था कि बाएं बाएं जाना और आप बिना किसी नुकसान के मंजिल तक पहुंचे, किंतु बाएं बाएं नहीं गए। यह अनियमितता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर अब तुम्हें वापस भेजना यह बुद्धिमत्ता नहीं है। हां, अगर वस्तुतः न्याय ही नहीं हो पाया, अब तो अवैधता है, अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर व्हाट वी हैव कंडक्टेड द ट्रायल, वही नहीं हुआ। जब क्रिया का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, कृत्य जिसलिए किया गया था वही नहीं हुआ, तो इस कृत्य को कृत्य कहना यह कृत्य का ठीक अपमान है। यह तो कृत्य नहीं हुआ, ये तो निरर्थक गतिविधि यही हुई है, ये तो निरर्थक शारीरिक संचलन सिर्फ इतना हुआ है। क्योंकि अगर किसी भी कृत्य का जो उद्देश्य है वो प्राप्त ही नहीं हुआ, तो फिर कृत्य कहां है? क्योंकि कृत्य तो सोद्देश्य है। जब तक उद्देश्य प्राप्त ना हो तब तक कृत्य का क्या अर्थ? तो इसलिए फिर 464 सबसेक्शन 1 एक ही विकल्प निर्धारित करती है कि फिर तो क्या करना पड़ेगा। कहता है कि केवल इस आधार पर कि आरोप विरचित नहीं किया गया, ठीक है, उस दशा में ही अविधिमान्य समझा जाएगा। जब अपील पुष्टिकरण या पुनरीक्षण की न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया और अवैध होने नहीं दिया जाएगा। कानून के शासन की एक ही विशेषता कि अवैध नहीं होने देंगे, ठीक है। और जब अविधिमान्य हमने मान लिया वस्तुतः न्याय न होने की दशा में, तो फिर यह नहीं ही होगा। लेकिन यह तो नहीं होगा, फिर क्या होगा यह सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में बताया कि यानी सबसेक्शन 1 में उन्होंने उस सिचुएशन का वर्णन किया कि अगर यह है तो फिर अविधिमान्य माना जाएगा, और यह नहीं है तो अविधिमान्य नहीं है। यानी अगर वस्तुतः न्याय हो गया है, आरोपों के कुछ संयोजन के बाद भी, आरोप में गलती के बाद भी, आरोप विरचना में लोप के बाद भी, और वस्तुतः न्याय तब भी हो गया, तो फिर बात खत्म हो गई। फिर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 इसका कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। लेकिन अगर निष्कर्ष यह निकल रहा है कि वस्तुतः न्याय ही नहीं हो पाया, तो फिर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस दशा में इस स्थिति को कानून अविधिमान्य घोषित कर रहा है, और अविधिमान्य स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अविधिमान्य यह सहन नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव यह सहन नहीं हो सकता, ठीक है। जो अगर वही बात है कि अगर आपको परेशानी है तो इसका मतलब ही है कि परेशानी से मुक्ति संभव है, क्योंकि परेशानी आपको अनुभव हो रही है। इसका मतलब कभी आप ऐसी दशा में रहे हैं जब परेशानी नहीं थी, और उसकी याद भले ही कितनी भी धुंधली क्यों ना हुई हो, लेकिन अभी आपके मस्तिष्क में बाकी है, इसीलिए परेशानी अनुभव हो रही है।
नहीं तो परेशानी है ये पता कैसे है? भाई परेशानी है कोई भी चीज, अगर आपको गर्मी का अनुभव है तो विपरीत सर्दी का अनुभव तो होगा ही, क्योंकि विपरीत ही तो वो दृष्टि पैदा करता है जिससे आप सिचुएशन की पहचान करते हैं। अगर विपरीत नहीं है तो पहचान सब असंभव है, रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। आप पहली बार परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो आप उसे स्थिति समझेंगे कि ये स्थिति है, परेशानी नहीं है। आपको परेशानी लग रही है, इसका मतलब कभी ऐसा रहा है कि वो परेशानी की अवस्था नहीं थी और कोई और अवस्था थी जिसके बारे में आपने जाना था कि ये सुख की अवस्था है और वो अवस्था अब नहीं। तो इसका मतलब परेशानी है तो उससे निवृत्ति के उपाय ये भी होंगे और उनको सिर्फ खोजे जाने की जरूरत है। तो वही बात है कि अगर कानून इसे अविधिमान्य घोषित कर रहा है कि अगर यह स्थिति निकल कर आई है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया तो फिर यह स्थिति अविधिमान्य समझी जाएगी, और अविधिमान्य समझी जाएगी इसका मतलब यह है कि इससे निवृत्ति के उपाय आगे दिए होंगे। तो सबसेक्शन 2 कहता है यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। जो सबसेक्शन 2 है वो पिछले शब्दों से शुरू हो रहा है, जहां पर 464 सबसेक्शन 1 का अंत हुआ है वहीं से सबसेक्शन 2 शुरू हो रहा है। कहता है वस्तुतः न्याय नहीं हो पाए तो वह अगर आरोप विरचना का अभाव हुआ है तो इस ढंग की गलती हुई तो आरोप विरचित न किए जाने की दशा में यह आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किया जाए और आरोप की विरचना के ठीक पश्चात से पुनः विचारण प्रारंभ किया जाए। और आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता, यानी आरोप तो की विरचना तो हुई लेकिन आरोप की विरचना में जिन शब्दों का लोप नहीं होना चाहिए था, अर्थात धारा 211, 212, 213, वो जिन शब्दों के उल्लेख की अपेक्षा कर रहे थे उनमें से किसी का लोप हो गया तो आरोप विरचित न किए जाने, आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में वह यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसी रीति से जिसे वह ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए। यानी अगर सिर्फ एक आरोप विरचित होना चाहिए था एडिशनली और वो विरचित नहीं हुआ, शेष सब ठीक है, तो उस आरोप की विरचना का आदेश दे देगा और उस पर विचारणा सिर्फ उसी आरोप पर। और आरोप की विरचना हुई और आरोप की विरचना हुई मीनिंग देयर बाय आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो सकते हैं, तब प्रत्येक शीर्ष आरोप कहलाएगा। आरोप की विरचना हुई लेकिन आरोप की विरचना उसमें कोई गलती, अनियमितता या लोप है जिसके कारण से उसे लगता है वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया, तो किसी ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, शब्द बढ़ा दीजिए, दोबारा से आरोप की विरचना करिए किसी ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, यदि संपूर्ण विचारण दोबारा से हो, आरोप की विरचना दोबारा से हो, यह भी आदेश हो सकते हैं। विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए, यानी रीट्रायल इस दशा में होगा ही। और आपसे प्री में यहीं पर खूब सवाल बनते हैं। पहला सवाल ही यह बनता है कि अगर आरोप में कोई गलती, लोप, अनियमितता, ठीक है, या आरोप की विरचना का अभाव है तो क्या हमेशा पुनः विचारण का आदेश दिया जाएगा? तो उत्तर है नहीं। ठीक है, पुनः विरचना का आदेश तभी दिया जाएगा जब आरोप में जो गलती, लोप या अनियमितता है, आरोप की विरचना हुई, आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता है जिसके कारण से वस्तुतः न्याय नहीं हुआ, तब दोबारा से आरोप विरचित कर नवीन विचारण का आदेश यह मिलेगा। यह भी खूब पूछा जाता है कि अगर आरोप की विरचना का लोप कर दिया गया है तब न्यायालय के पास क्या विकल्प होंगे? तब न्यायालय के पास विकल्प होंगे
कि आरोप की विरचना की जाए और सिर्फ उसी आरोप पर विचारण हो। अगर वस्तुतः न्याय हो गया है तब विकल्प क्या होंगे? तब विकल्प ये होंगे कि सब कुछ ठीक है, कोई मतलब ही नहीं। और यह कहेगा कि अगर उपलब्ध सामग्री से कोई आरोप विरचित ही न होता हो, अपील पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय है कि बिल्कुल गलत आरोप बना दिया, होना नहीं चाहिए था, ठीक है, तब क्या हो? तो कहता परंतु यदि न्यायालय की यह राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान्य आरोप नहीं लगाया जा सकता, तो वह दोषसिद्धि को अभिखंडित कर देगा। ठीक है, तो कई तरीके से यह सेक्शन पूछा जाता है और चाहे जिस तरीके से पूछा जाए आपको इसके बारे में, ठीक है, तैयार रहना चाहिए। लेकिन वही बात कि अगर जहर की दवाई मौजूद है तो तुम जहर खाई तो नहीं लोगे कि दवाई तो मौजूद है, ये खा ही लेंगे, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। ठीक है, तो गलती हो और फिर हम उसका उपचार ढूंढें, गलती हो जाए तब उपलब्ध उपचारों से उस गलती का उपचार कर लेंगे, लेकिन गलती करें क्योंकि उपचार उपलब्ध है, ये तो कोई बुद्धिमानी की स्थिति नहीं बोली जा सकती। तो इसलिए विचारण न्यायालय में ये तो बात अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट की हुई है, विचारण न्यायालय में ये अगर आरोप में गलती, लोप या अनियमितता ये पकड़ में आ गई है तो उसे ठीक क्यों ना कर लिया जाए। ये शक्ति न्यायालय में ये भी होनी चाहिए। पकड़ में ना आ पाए वो बात अलग हो गई। अगर उपचार मौजूद है तो न तो बीमार होने का लाइसेंस ये किसी को मिल सकता है, ठीक है, गलती करने का कोई लाइसेंस थोड़ी मिल सकता है, और न गलती को कंटिन्यू रखने का। जब उपचार मौजूद है तो अगर बीमार हो गए तो उपचार लो, आप कहो कि उपचार लेंगे ही नहीं, बीमार ही बने रहेंगे क्योंकि आगे, ठीक है, उपचार मौजूद है, जब सीवियर स्टेज आएगी तब देख लेंगे, तो ये भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं। तो इसके लिए सेक्शन 239 या 215 ये बनाया गया। क्या कहता है? कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन ये कर सकेगा। ये आपका ये 239 अगला सेक्शन, जिसे पूर्व में 216 ये कहा जा रहा था, इससे पहले 238 ये देखना चाहिए। ये 215 कहता है कि गलतियों का प्रभाव अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोक को मामले के किसी प्रकरण में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त तो वास्तव में बुरावे में पड़ गया हो और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं। यानी वही बात कि आप को शिकायत करने का मौका, ठीक है, ये दिया गया है। जैसे वो कहते हैं ना हिंदुस्तान में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, गाली बकने की नहीं है, और गाली बकने की कोई स्वतंत्रता हो भी नहीं सकती। और चलिए गाली आप नहीं बक रहे हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता कि आप कुछ भी कहेंगे यदि वो कुछ कहना मना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को आप इसी रूप में लें
कि यूं तो जो अनाथ है, जैसे कहते हैं ना परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन ये निगेटिव टर्मिनोलॉजी है। जब किसी को, ठीक है, एक बदतमीज हम नहीं कहना चाहते लेकिन कहना भी चाहते हैं, इन सुसंस्कृत शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि वो ठीक आदमी नहीं है, तब इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई है, कि परम स्वतंत्रता है, कोई सिर पर है ही नहीं। और जबकि सही स्थिति क्या है? सही स्थिति यह कि कहते हैं आज हमारे बाप का साया हमारे सर से उठ गया, इसलिए हम कल जो कर सकते थे अब नहीं कर सकते, जबकि कल हो सकता पिताजी रोकते भी, आज तो सारे निर्णय लेने का हक आपके ही पास आ गया। लेकिन सही स्थिति यही है कि जब आपके पास सारे निर्णय लेने का हक हो, तो आप में सोच समझकर निर्णय लेने की बुद्धि, इसका विकास होना चाहिए। तब आप में जिम्मेदारी का भाव यह विकसित होना चाहिए। तो अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो कायदा यह कहता है कि आपको बोलने से पहले अपने उस बोलने से होने वाले परिणामों पर जरूर सोच लेना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आज हम देख भी रहे थे, बड़े लोग भाषण कर रहे थे कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, और हम खुद उन लोगों को देखते हैं कि जब भी किसी ऐसे स्थान पर होते हैं जहां लाइन लगी होती है, तो वहां उनके मुंह पर एक शब्द होता है, अभी तुम जानते नहीं हो हम कौन है। यही है वीआईपी कल्चर। आप खुद को क्या मानते हैं? आप कुछ भी नहीं है, और आप खुद को पता नहीं क्या माने बैठे हैं। आप जरा सोचिए तो, पूरी प्रकृति में सब आपसे ज्यादा कर रहे हैं और सब आपसे ज्यादा सामर्थ्यवान हैं, लेकिन पूरी प्रकृति में आपको कोई अहंकार से ग्रसित नहीं मिलेगा, और इसलिए पूरी पृथ्वी पर सिवाय मनुष्य के परेशान भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी परेशानी है आपके कुछ होने की परेशानी है। आपको लगता है हम जज साहब हैं, हमें नमस्ते नहीं की। आपको लगता है हम डीएम साहब हैं, हमारे लिए कुर्सी नहीं छोड़ी। टीचर इसलिए परेशान है कि वो क्लास में घुसा और बच्चे खड़े नहीं हुए। ठीक है, आपका डीएम साहब इसलिए परेशान है कि उनके पोर्टिको में किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी। तो ये जो कुछ होने की परेशानी है, इसी ने आपको परेशान कर रखा है। और बाकी पूरी प्रकृति में कोई भी नहीं है जो तुमसे ज्यादा ना कर रहा हो और जिसमें कुछ होने का भाव हो। इसलिए पूरी प्रकृति में आप ही अकेले हैं जो परेशान है, बाकी कोई नहीं है। जरा आप सोचो तो, आप इसलिए बड़े, ठीक है, धन्य भाव, आप बड़े अपने को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हो क्योंकि आप मंदिर हो आए, आपने भगवान जी को एक फूल चढ़ा दिया, एक माला चढ़ा दी। अगर हम ये मान लें कि पूरी, ठीक है, पृथ्वी पर कण कण में भगवान है, तो पेड़ इससे अगर फूल गिर रहा है तो गिर तो भगवान ही पे रहा, और कहां गिर रहा है। लेकिन वो ना अपने को बहुत महत्वपूर्ण मान रहा है, इसलिए वो परेशान नहीं है। और अब पेड़ों में जान है, इसे साबित करने की तो कोई जरूरत भी नहीं है। तो आप सिर्फ इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ हैं, और आप जो कुछ हैं उसके अनुरूप आपको सम्मान नहीं मिल रहा, और आप वीआईपी कल्चर
इसे गालियां देना है, जबकि आप खुद बहुत जबरदस्त ढंग से वीआईपी कल्चर से ग्रसित हैं। जो वीआईपी हैं वो नहीं कहते कि हम वीआईपी हैं। प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो जरूरत है, वो सुरक्षा के कारण मिल रहा है, वो आवश्यकता है, वो वीआईपी कल्चर नहीं है, वो आवश्यकता है। और तुम जो कर रहे हो वो वीआईपी कल्चर है। और मजेदारी यह है कि वीआईपी कल्चर पर वीआईपी कल्चर के विरोध में प्रधानमंत्री ने हो सकता अपनी गाड़ी से लाल लाइटें हटा ली हों, लेकिन तुमने अपने कुछ न होते हुए अपनी गाड़ियों पर न सिर्फ लाल लाइटें लगाई हैं बल्कि हूटर भी लगाए हैं और हू करते घूमते हो। और वीआईपी कल्चर पर गालियां तुम दे रहे हो, किसे दे रहे हो? वीआईपी कल्चर तो तुम्हारे दिमाग में बसता है। ये जो शब्दावली है, तुम अभी जानते नहीं कि हम कौन हैं, बस यही। और हम तो कहते हैं कि वाकई तुम भी नहीं जानते हो कि तुम कौन हो, तुम सिवाय मूर्ख के और कुछ भी नहीं हो। ठीक है, ये तो तुम भी नहीं जानते कि तुम कौन हो, तुम सिवाय बेवकूफ के और कुछ नहीं हो। जो वाकई वीआईपी हैं उन्हें तो सुरक्षा कारणों से प्रोटोकॉल मिल रहा है और तुम अननेसेसरी का बोझ सिर पर लादे घूम रहे हो। तो इसलिए अगर कोई गलती हो भी गई है, ठीक है ना, तो आपको अगर कोई अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो अधिकार इसलिए नहीं दिया गया, आपको शिकायत करने का अधिकार दिया गया, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, इसलिए नहीं दी गई कि आप छोटी छोटी बातों की शिकायत करते घूमो। यानी आईपीसी हम लोगों ने पढ़ी थी, सेक्शन 95 कहता था कि तुच्छ बातें अपराध नहीं मानी जाएंगी। तकनीकी तौर पर वो अपराध होंगी। अगर हमने आपके चिकोटी काट ली तो शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य ये उपाधि कहलाता है, तो आपको पीड़ा तो हुई, लेकिन वो इतनी नॉमिनल है, इतनी कम है कि एक युक्ति संगत मनुष्य से सिर्फ यही अपेक्षा की जाती है कि चिकोटी काटने वाले को वो बदतमीज तो माने, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखाए। मुकदमा लिखाएगा तो यही बदतमीज माना जाएगा और ये बहुत ही ओछे स्वभाव का व्यक्ति ये माना जाएगा। इसलिए कानून ये कल्पना करता है कि तुच्छ कार्यों से अपराध तकनीकी तौर पर भले ही गठित हो जाएं, लेकिन उनकी न तो इस प्रकार शिकायत होनी चाहिए कि उनका विचारण किया जाए और न ही उनका विचारण होगा, क्योंकि उन्होंने जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में रख दिया, इसी का नाम रखा है। तो अगर आपको स्वतंत्रता दी गई, अगर आपको शिकायत करने का हक दिया गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर छोटी मोटी बात की शिकायत करते घूमो। बस यही बात सेक्शन 215 या 238 में है, सिर्फ इतनी सी बात कि ठीक है गलती हो गई, गलती हो गई, लेकिन उसका बहाना लेकर, सिर्फ गलती का बहाना, वही बात कि आप रोते गए, यानी जाने की इच्छा तो थी ही नहीं और वहां से मरे की खबर लेकर आ गए, ये नहीं है। आपको ठीक है बहाना चाहिए था सिर्फ व्यवस्था की शिकायत करने का, इसलिए आप शिकायतें करते घूम रहे हो, ये नहीं। 238 कहता है अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन अपेक्षित है। ठीक है, अपेक्षित था, कथन करने में गलती भी हो गई, कथन करने में किसी गलती को, और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोक को, उन विशिष्टियों को करने में कोई गलती हो गई, लोप हो गया, अनियमितता हो गई, तो भी मामले के किसी भी प्रकरण में केवल तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया हो। और भुलावे में पड़ गया इतना ही नहीं, उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है अथवा नहीं, यानी ठीक है अगला ही सेक्शन कह रहा है कि निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय पर
आरोप में परिवर्तन भी हो सकता है और आरोप में परिवर्धन यह भी हो सकता है। यदि कुछ छूट गया तो बढ़ भी सकता है, और जो कुछ विरचित हुआ लेकिन गलत ढंग से विरचित हुआ उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, परिवर्धन भी कर सकते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन परिवर्तन या परिवर्धन अगर हम करेंगे तो इससे अगला शिक्षण पक्षकारों को अधिकार दे देगा कि अगर परिवर्तन या परिवर्धन आरोप में हुआ तो पक्षकारों को हक होगा कि वे परीक्षित हो गए साक्षियों में से जिसे चाहें उसे दोबारा बुलवा सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये मान लिया कि पक्षकार स्वयं को दिए गए अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे और वे तभी साक्षियों को आहूत करवाएंगे दोबारा जब वाकई जरूरत होगी। हालांकि कोई प्रतिबंध नहीं, दुरुपयोग करना चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि वहां अनकंडीशनल हक पक्षकारों को मिला है कि जब भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन हुआ है तो पक्षकार चाहेंगे, पक्षकार जिसमें अभियोजक और बचाव पक्ष दोनों शामिल हैं, वो जब चाहें तो पक्षकारों को दोबारा आहूत करवा सकते हैं। दोनों का हक है और न्यायालय मना नहीं कर सकता, क्योंकि निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित होना है। किसी भी पक्ष को शिकायत का कोई अवसर रहे ना, कोई ये ना कह पाए कि आरोप की विरचना में तुमने पहले कुछ बताया और बाद में परिवर्तित तो परिवर्तित कर दिया, हमें तो दोबारा उस लाइट में क्रॉस एग्जामिनेशन करने का या साक्ष्य देने का अवसर मिला ही नहीं, तो तुमने लेटर स्टेज पर जब निर्णय सुनाने वाले थे तब कर दिया। ये शिकायत कोई ना कर पाए। ठीक है, तो दुरुपयोग की संभावना होते हुए भी अगर हम ये मान भी लें कि दुरुपयोग नहीं होगा तो भी साक्षियों को दोबारा बुलाना पड़ जाएगा, और साक्षियों को दोबारा बुलाने से ट्रायल में, विचारण में विलंब ये तो होगा ही होगा। और विचारण में विलंब ये व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट दोनों के हैं, वादी के भी हैं और अक्यूज के भी हैं, और कम से कम एक के फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन होना ही होना है, होगा तो दोनों का। लेकिन चलो जिसके खिलाफ निर्णय जाने वाला, क्योंकि दोनों के पक्ष में तो आएगा नहीं, एक के खिलाफ तो जाना ही है, उसके बारे में हम ये मान भी ले कि उसके साथ जो बुरा होने वाला वो थोड़े समय के लिए रुक गया, तो भी दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो हुआ ही हुआ है। तो इस स्थिति को नॉर्मली अलाउड उन दशाओं में नहीं होना चाहिए जिन दशाओं में ठीक, गलती, लोप, अनियमितता, फलाना ढिमाका सब हुआ, लेकिन उसके कारण से तात्विक तौर पर अन्याय हुआ है, यह कहा ही नहीं जा सकता। सब कुछ ठीक चला है, अगर वो गलती न होती तो भी न तो तुम बुलावे में पड़ते और न ही ऐसा कहा जा सकता कि न्याय नहीं हो पाया। दोनों ही दशाएं नहीं होती, और चलो तुम भुलावे में पड़ भी गए, लेकिन भुलावे में पड़ जाना तुम्हारा यह महत्वपूर्ण नहीं है। पक्षकारों का भुलावे में पड़ जाना यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पक्षकार भुलावे में न पड़े प्रक्रिया विधि में यह इसलिए रखा गया है कि वे जो कहना चाहते हैं वो सब कुछ कह लें, ठीक है ना, जिससे उन्हें यह अनुभूति हो कि हमारी पूरी बात सुनकर जो होना चाहिए था वही हुआ। ठीक है ना। अगर वो भुलावे में पड़ भी गए लेकिन वो सब कुछ उन्होंने कहा है जो वो भुलावे में न पड़े होते तो कहा होता, और सबके बाद वो किया गया जो होना चाहिए था। भले ही वो उससे असहमत है, असहमत इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना चाहिए उससे सहमत सभी हों, तो बड़ा रेयर स्थिति है, सब सहमत होंगे भी नहीं। तो वे सहमत हैं असहमत हैं इससे मतलब नहीं, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से
सिचुएशन का विश्लेषण करने पर एक निष्पक्ष व्यक्ति है, ठीक है। और निष्पक्ष कहते किसे हैं? निष्पक्ष उसे नहीं कहते जो किसी पक्ष में नहीं है। ये बड़ी अजीब धारणा है। हम निष्पक्ष उसे मान लेते हैं जो किसी पक्ष में नहीं है, लेकिन निष्पक्ष वो है जो स्वयं अपने भी पक्ष में नहीं है। निष्पक्ष वो है, अक्सर लोग अपने पक्ष में हैं और इसलिए वे निष्पक्ष नहीं है, ठीक है। कृष्ण निष्पक्ष हैं, ठीक है, क्योंकि वे उस पक्ष में हैं जिस पक्ष में किसी भी युक्तिसंगत मनुष्य को होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उस पक्ष में नहीं हैं जिस पक्ष में आपको होना चाहिए तो आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप खुद अपने पक्ष में हैं, ठीक है ना। आप इसलिए उस पक्ष में नहीं हैं जिस पक्ष में आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको यह लगता है कि आप पर पक्षपाती होने का आरोप लग जाएगा और इसलिए आप उस पक्ष में नहीं हैं जिस पक्ष में समाज की भलाई के लिए आपको होना चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि आज दुनिया में, ठीक है, और पूरे समाज में ऐसे ही निष्पक्षों की संख्या ज्यादा हो गई है। ऐसे ही निष्पक्षों की संख्या ज्यादा हुई है जो खुद के पक्ष में है, जो ठीक बात नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कहते, ठीक है, और सही को सही नहीं कहते। और गलत को गलत कहने वाले तो मिल भी जाएंगे, सही को सही कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। कारण क्योंकि सही को सही आपने कहा तो वो सही जिनके द्वारा किया गया है उनके आप पक्षपाती हो, यह आरोप आप पर हो सकता है और आप इस आरोप को सहन नहीं करना चाहते, इसलिए आप न उस पक्ष में और न इस पक्ष में होने का दावा करते हैं और खुद को निष्पक्ष घोषित कर देते हैं। लेकिन सही अर्थों में देखें तो आप खुद के पक्ष में हैं और आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो कर्ण हो, भीष्म हो, ये सारे महाभारत के युद्ध में खुद के पक्ष में हैं और अकेले कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ही हमने भगवान कहा और किसी को नहीं कहा। वो आदमी अकेला है जो निष्पक्ष है, जो खुद के पक्ष में भी नहीं है। कि अगर ये ध्यान में आ रहा है कि भीष्म को मारने में अर्जुन संकोच कर रहा है तो भले ही हमने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की हो, हमारी प्रतिज्ञा बड़ी नहीं है, जीवन मूल्य बड़े हैं और जीवन मूल्यों के बचाव के, जीवन मूल्यों की रक्षा के रास्ते में यही खड़े हैं और इन्हें ये जो मार सकता है वो मार नहीं रहा, तो फिर प्रतिज्ञा हमारी बड़ी नहीं है। होती बदनामी हो जाए, हम अपने पक्ष में भी नहीं है। हाँ, ये व्यक्ति निष्पक्ष है। निष्पक्षता की डेफिनेशन यही होती है। निष्पक्षता की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप निष्पक्ष, आप एक पक्ष में, आप खुद के पक्ष में भी हो जाओ। नो, आप सिर्फ जो होना चाहिए उसके ही पक्ष में हो। तो यहां कहता है कि अगर देखने से यह लगा कि तुम भुलावे में पड़ गए तो पड़ जाओ। सारी प्रक्रिया का उद्देश्य यह नहीं था कि तुम भुलावे में मत पड़ो, यह नहीं था प्रक्रिया का उद्देश्य। प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि निष्पक्ष विचारण हो, न्याय हो। तो अगर यह लगा कि तुम भुलावे में भी पड़े और उसके कारण से न्याय भी नहीं हो पाया, ठीक है ना, तब यह गलती तात्विक है। और फिर अगले सेक्शन का उपचार ये उपलब्ध होगा, अर्थात आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन, इसके माध्यम से विचारण के स्तर पर ही इस गलती को सुधारा जाएगा। क्योंकि वाकई आप भुलावे में पड़ गए और न्याय नहीं हो पाया है तो निर्णय सुनाए जाने से पूर्व यहीं पर हम इसे ठीक कर लेंगे, क्योंकि और देर हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहीं पर इसको ठीक करेंगे। इसलिए पहले 215 या पहले 238 और देन 216 या 239, और जब 239 हम करेंगे फिर न्याय के दृष्टिकोण से 240 या 217 जरूरी हो जाएगा। इसलिए फिर
40।